हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट मीनिंग ऑफ मनी एंड बार्टर सिस्टम, यानी हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मनी क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, और उसके अलावा हमने बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। फिर ये भी डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उसी चीज़ से कनेक्टेड होगा। दैट हमने जो मनी का मीनिंग पढ़ा था कि क्या होता है मनी, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि मनी के फॉर्म्स क्या होते हैं, यानी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या हैं, यानी किस किस तरीके से मनी हमारे पास रहता है। ठीक है, तो अगर हम मनी की फॉर्म्स की बात करें तो यह हमारे पास मेनली 2 मॉडर्न फॉर्म्स होते हैं मनी के हमारी इंडियन इकोनॉमी में। तो फर्स्ट वन इज़ करेंसी एंड सेकंड वन इज़ डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी आपके पास जो टोटल मनी है वो किस चीज़ को मिला के बनता है, जितनी आपके पास करेंसी है और जितना आपके पास डिपॉजिट है बैंक में। ठीक है, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई मिस्टर ए हैं, उनके पास 50,000 रुपीज़ की करेंसी पड़ी है और 20,000 रुपीज़ जो हैं उनके बैंक में डिपॉजिट हैं। तो टोटल जो मनी होगा उसका कैलकुलेशन कितना होगा, टोटल मनी कितना है मिस्टर ए के पास, 70,000 रुपीज़। ठीक है, 50,000 करेंसी प्लस 20,000 जो उन्होंने डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक के पास। क्लियर है? तो यानी मनी में क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, करेंसी और डिपॉजिट्स विद बैंक्स। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि करेंसी क्या होती है, डिपॉजिट्स विद बैंक्स क्या होते हैं। तो करेंसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, करेंसी में हमारे आ जाते हैं पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आप डेली यूज़ में इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे, देखते होंगे। ठीक है, तो पेपर नोट्स क्या होते हैं, जो भी हमारे पास पेपर की फॉर्म में जो मनी है, लाइक 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, तो ये आ जाते हैं हमारे पेपर नोट्स में, ये वाले। और कॉइन्स में आ जाते हैं हमारे सिक्के। जैसे हम 5 रुपये का सिक्का यूज़ करते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, तो ये आता है हमारा कॉइन्स में। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के, पेपर नोट्स को और कॉइन्स को मिला के क्या बनती है हमारी करेंसी। तो आपको पता होगा मनी आपके पास करेंसी की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो अब ये जो करेंसी होती है ना, ये हमारी किसी भी प्रीसियस मेटल की, लाइक गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों की नहीं बनी होती। क्योंकि पुराने टाइम में अगर आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, तो पुराने टाइम में राजा महाराजा क्या करते थे, सोने के, चांदी के सिक्के यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में क्यों नहीं होते सोने और चांदी के सिक्के, क्योंकि अगर आप सोने और चांदी के सिक्कों को आज के टाइम में यूज़ करोगे तो लोग उसको मनी की तरह यूज़ करना बंद कर देंगे, उल्टा उसको मेल्ट करके मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो 5 रुपये का सिक्का जो है वो गोल्ड का बना हुआ है, तो उसकी अगर मनी की वैल्यू देखें तो वो ओनली 5 रुपीज़ है। लेकिन अगर उस सिक्के को आप मेल्ट करके मार्केट में बेचोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रीसियस मेटल के कॉइन्स बनाओगे, प्रीसियस मेटल की करेंसी बनाओगे, तो लोग उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उसका जो एक्चुअल यूज़ है ना, उसको नहीं करेंगे लोग, उल्टा उससे बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम कभी भी जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं उनके कोई भी जो करेंसी है वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ग्रेन है, कैटल हैं, जो कि हम बार्टर सिस्टम में यूज़ करते थे, उनकी भी करेंसी नहीं होती है आज के टाइम में। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उससे भी क्या है, प्रॉब्लम्स होती हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। ठीक है, तो इसलिए आज के टाइम में जो हमारे पास करेंसी होती है, मॉडर्न करेंसी, वो विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन होती है, यानी उसका खुद का कोई यूज़ नहीं होता, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जो मनी की, उस करेंसी की जो वैल्यू उस पर पब्लिश की गई है वही उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, सो अब बात आती है दैट क्यों फिर, जब उसकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो क्यों हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं करेंसी को, क्यों हम 10 रुपये के नोट को 10 रुपये का नोट मानते हैं, क्यों उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज दिस करेंसी इज़ अथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, यानी हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने इसको अथोराइज़ किया है। ठीक है, उस 10 रुपये के नोट पे उन्होंने बोला है कि ये हमारा जो नोट है वो लीगल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज़ किया है। दैट्स वाई वी यूज़ दीज टाइप ऑफ करेंसीज। ओके, अब बात आती है कि हमारे कंट्री में ये जो करेंसीज़ हैं, लाइक पेपर नोट्स हो गए, हमारे कॉइन्स हो गए, इनको कौन इश्यू करता है इन इंडिया, हु इश्यू करेंसी। तो इंडिया में जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, लाइक जो 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का है, 100 का है, 1000, 2000, इन सारे नोट्स को कौन इश्यू करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।
आरबीआई सबने नाम सुना होगा, सेंट्रल बैंक होती है हमारे कंट्री की, अपेक्स बैंक होती है। तो ये आरबीआई है, वो क्या करती है, करेंसी नोट्स को इश्यू करती है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे इंडिया में कौन करेंसी नोट्स इश्यू करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा भी होगा नोट पे नीचे आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उनके साइन हो रखे होते हैं, तो आरबीआई इशू करती है। अब हमने यहाँ पे केवल करेंसी नोट्स की बात करी, हमने यहाँ पे कॉइन्स की तो बात ही नहीं करी। तो हमारे कंट्री में जो कॉइन्स होते हैं ना उनको, और जो 1 रुपये का नोट होता है, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसको आरबीआई इशू नहीं करती। बाकी सारे नोट्स को आरबीआई इशू करती है, लेकिन 1 रुपये नोट और सारे कॉइन्स इनको कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि कॉइन्स और जो भी पेपर नोट्स हैं उनको कौन इशू करता है। उसके बाद क्या है कि हमने बोला कि ये दोनों करते हैं, तो क्या इनके अलावा कोई कर सकता है, ऐसे कोई भी कर ले, कोई भी मार्केट में इशू कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदर इंडिविजुअल को ये चीज़ अलाउड नहीं है कि वो क्या कर सके, करेंसी इश्यू कर सके। पूरी इकोनॉमी में केवल आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि करेंसी इश्यू कर सकते हैं, जिनको कि लीगल माना जाता है। वरना अगर कोई करेंसी इश्यू करता है तो उसको हम फेक करेंसी मानते हैं, ठीक है। न्यूज़ में कई बार सुना होगा फेक करेंसी चल रही है मार्केट में, तो इसीलिए उनको लीगलाइज नहीं माना जाता, क्योंकि वो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू नहीं करी है, ठीक है। तो ये जो हमारा लॉ है ना, उसने लीगलाइज किया हुआ है पेमेंट को, उसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना हुआ है करेंसीज़ को। इसीलिए हम इंडिया में कभी भी, इंडिया या कोई भी कंट्री हो उसमें कभी भी करेंसीज़ को एक्सेप्ट करने से मना नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने करेंसी को अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो मॉडर्न फॉर्म्स में पहली करेंसी थी, दूसरा था हमारा डिपॉजिट्स विद बैंक। तो अब हम देख लेते हैं डिपॉजिट विद बैंक्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा दैट हमारे पास जो भी पैसा होता है उसमें से कुछ पैसा हम बैंक के पास रख देते हैं, ठीक है, बैंक को जमा कर देते हैं। तो वो जो बैंक में जमा किया हुआ पैसा है ना, उसी को हम बोलते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक्स। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जितनी चीज़ पैसे की, जितने मनी की उनको नीड होती है, उस मनी को अपने पास रखते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो भी एक्स्ट्रा मनी होता है, उसको वो लोग डिपॉजिट कर देते हैं, कहाँ पे, बैंक में, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि बैंक में आपने ऐसे ही गए मुँह उठा के और आपने उसमें पैसे डिपॉजिट कर दिए, नहीं, आपको उससे पहले क्या करना पड़ता है, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। यानी पहले आपको वहाँ उस बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपने नाम से, तभी जाके आप अपना जो मनी है वो डिपॉजिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मंथली 10,000 की इनकम होती है, या आपके फादर को 10,000 की इनकम होती है, इस 10,000 में से आप क्या करते हो, 7,000 रुपीज़ तो आप खर्च कर लेते हो, यानी एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके 7,000 के। अब ये जो 3,000 एक्स्ट्रा मनी है, इसको क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने घर में उसको रख लो, ठीक है, कबर्ड में छुपा के, या फिर क्या कर सकते हो, आप बैंक में जमा कर सकते हो। तो जो आपने बैंक में जमा किया उसी को हम बोलेंगे डिपॉजिट्स विद बैंक। और ये कब किया जाएगा, जब आपका या आपके फादर का अकाउंट होगा बैंक में, ठीक है। तो अब देखो, मैंने अभी एक और चीज़ बोली थी कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, उन 3,000 रुपीज़ को लेके दो ऑप्शन है, क्या, एक तो आप घर में रख सकते हो और दूसरा आप बैंक में डिपॉजिट करते हो। तो जब हमारे पास घर में पैसा रखने का ऑप्शन है, देन वाई पीपल कीप देयर मनी विद बैंक्स, क्यों फिर हम बैंक्स तक जाते हैं, क्यों हम बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, क्योंकि इसके ना दो प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। अब दो प्रॉफिट कौन से होते हैं, पहला तो ये होता है कि जितना भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, उसके बदले में हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है। यानी अगर आप 3,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करने गए, तो उस 3,000 रुपीज़ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और इससे आपका मनी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पहली अच्छी चीज़ है, ठीक है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, घर में बैठ के तो पैसा इंक्रीज़ नहीं होने वाला, तो इसीलिए हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे ताकि हमारा मनी इंक्रीज़ हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा जो मनी है ना, वो सेफ़ रहता है बैंक में, ठीक है। घर से कोई चोरी कर सकता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बैंक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक में अगर आपने मनी डिपॉजिट कर दिया, इट मीन्स बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि कहीं से भी आपको आपका मनी लौटा के देना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये दो एडवांटेजेस होती हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं।
ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपने मनी जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आप उसको निकाल नहीं सकते। आपको जब भी नीड होती है, जब भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं विड्रॉ फैसिलिटी। तो हमारी जो बैंक है ना, वो डिपॉजिट फैसिलिटीज़ के साथ साथ विड्रॉल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराती है। विड्रॉल फैसिलिटीज़ का मतलब है जब भी आपको अपने मनी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, आप जाके उस अकाउंट से अपना जो मनी है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो विड्रॉल फैसिलिटी हो गई। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी हमने बोला ना, हम मनी डिपॉजिट करते हैं, तो हम मनी जो है बैंक अकाउंट में मेनली दो तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। कौन कौन से मेन दो तरीके हैं? पहला होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट एंड सेकंड वन इज़ आर फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले डिमांड डिपॉजिट डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपने एक ऐसा डिपॉजिट किया है जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। यानी जब भी आपको डिमांड हो, जब भी आपको उस चीज़ की, उस मनी की रिक्वायरमेंट हो, आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने बोला था ना, आपके फादर के पास 3000 रुपीज़ बचे हैं, ठीक है, तो आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अगर आपने उसको डीडी किया है, डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट किया है, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको कल पैसे की ज़रूरत होती है, परसों होती है, किसी भी डेट को किसी भी टाइम पे ज़रूरत होती है, आप जाके बैंक से उनको विड्रॉ कर सकते हो। तो इस टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो आपकी डिमांड पे विड्रॉ हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो, डिमांड डिपॉजिट करने का एक छोटा सा लॉस होता है। वो लॉस क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना डिपॉजिट्स पे, तो वो डिमांड डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है, अगर आपने डिमांड डिपॉजिट करवाया तो आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब कम इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो, बैंक क्या करती है, बैंक क्यों हमारा पैसा डिपॉजिट करती है? क्योंकि बैंक हमारे पैसे से और लोगों को, जिनको मनी की नीड होती है, लोन देती है। तो अगर आपने डिमांड डिपॉजिट किया है तो इट मीन्स बैंक के पास एक टेंशन रहती है कि हाँ, हमारा जो कस्टमर है वो कभी भी आके मनी जो है विड्रॉ कर सकता है। तो यानी उतना पैसा वो लोन के फॉर्म में नहीं दे पाती जितना वो दे सकती है। जैसे 3000 रुपीज़ अगर आपने डिमांड डिपॉजिट करें तो वो उतना नहीं देगी, उसको कुछ पैसा सेव करके अपने आपके लिए रखना पड़ेगा कि हमारा कस्टमर आएगा तो हम उसको दे देंगे उसमें से। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, उसकी जो लोन एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिमांड डिपॉजिट। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा लो रखते हैं डिमांड डिपॉजिट पे। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा कौन सा होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल डिमांड डिपॉजिट का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि हमने क्या बोला था, डिमांड डिपॉजिट में हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं जब भी हमारी ज़रूरत हो, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, एक फ़िक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 ईयर के लिए डिपॉजिट किया, जो भी मेरे पास या आपके फादर के पास जो एग्जांपल हमारा चल रहा था, 3000 रुपीज़ बचे हैं। तो अगर आप इन 3000 रुपीज़ की एफडी कराते हो, ठीक है, एफडी बहुत नोन वर्ड है, ठीक है, इंडियन फैमिलीज़ में काफ़ी यूज़ होता है, बहुत लोग जो है एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, यानी आप एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो 10 ईयर के लिए किया, तो आप आफ्टर 10 ईयर ही इस मनी को विड्रॉ कर सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट इज़ नोन एज द फिक्स डिपॉजिट। क्लियर? अब कभी कभी अगर आपको नीड हो जाए और आपको बीच में ही अपना फिक्स डिपॉजिट जो है वो ब्रेक करना पड़े, यानी आपको जो मनी है वो विड्रॉ करना पड़े, तो इससे क्या होगा, इससे आपको एक लॉस होगा कि आपको जो है कुछ पार्ट जो है अपने मनी का वो छोड़ना पड़ेगा, यानी वो आपका एक लॉस की तरह बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो, फिक्स डिपॉजिट करवाने का फ़ायदा क्या है, दैट ऑन फिक्स डिपॉजिट यू गेट हायर इंटरेस्ट रेट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, इट मीन्स आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा? क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया, अपना जो 3000 रुपीज़ 10 ईयर के लिए जमा करवा दिया, तो क्या है, बैंक को टेंशन ख़त्म हो गई कि हाँ, अब तो ये 10 साल बाद आएगा। तो इस 3000 रुपीज़ को 10 साल तक बैंक कितना भी यूज़ कर सकती है लोगों को लोन देने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो एफडी ब्रेक करते हैं, तो इसलिए उनको फ़ायदा होता है। इसीलिए इस टाइप के जो डिपॉजिट्स होते हैं उन पर रेट आपका हायर रहता है, इंटरेस्ट रेट। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों टाइप के जो डिपॉजिट्स थे, फिक्स डिपॉजिट एंड आपका डिमांड डिपॉजिट, वो डिस्कस कर लिए। सो अब आते हैं हम वापस से हमारी विड्रॉ वाली चीज़ पे। दैट हमने क्या बोला था, दैट वी कैन विड्रॉ मनी वेन एवर वी नीड मनी। ओके, यानी आपको जब भी बैंक से मनी की नीड है, आप विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट से। तो
जो मनी विड्रॉ करने का जो है, मतलब जो डिमांड डिपॉजिट से ही हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट से जो विड्रॉ करने की जो फैसिलिटी है ना, उसमें बैंक आपको एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, दैट इज़ नोन एज चेक फैसिलिटी। ओके, चेक फैसिलिटी क्या है? आपने देखो चेक वर्ड सुना भी होगा, देखा भी होगा और बहुतों ने यूज़ भी किया होगा। चेक क्या होता है? एक ऐसा पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप किसी भी पर्सन के लिए चेक लिख सकते हो और वो पर्सन जो है आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ कर सकता है। होता है ऐसा? तो यही होती है चेक फैसिलिटी। ठीक है, अब देखो एक बार मीनिंग देख लेते हैं प्रॉपर चेक फैसिलिटी का। तो चेक का मीनिंग क्या है? अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इश्यूड। यानी चेक क्या है? एक ऐसा पेपर है जो क्या इंस्ट्रक्ट करता है? हमारी बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है एक पर्सन के अकाउंट में, जिस पर्सन का नाम उस चेक पे लिखा हुआ है, उस पर्सन के अकाउंट में डालना चाहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दैट मिस्टर ए जो है ना, वो है आपके अकाउंट होल्डर, यानी उनका बैंक में अकाउंट है। तो ये जो मिस्टर ए हैं वो क्या करते हैं? मिस्टर बी को चेक लिखते हैं। ठीक है, यानी मिस्टर बी को चेक लिखा, तो अब मिस्टर बी क्या करेंगे? बैंक में जाएंगे और ये चेक शो करेंगे। तो जैसे मान लो मिस्टर ए ने 50,000 का चेक जो है वो लिखा है, ठीक है, 50,000 का चेक इनको दिया है, तो मिस्टर बी जो है ना, वो मिस्टर ए के अकाउंट में से 50,000 रुपीज़ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक। क्लियर है? और आप जमा भी कर सकते हो, यानी आपको किसी ने अगर चेक दिया हो तो आप भी जमा कर सकते हो। जैसे बहुत सारे जो भी सैलरी जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी की फॉर्म में चेक मिलता है। जैसे मान लो आपकी सैलरी 20,000 है, तो आपको वो लोग कैश नहीं देंगे, आपको चेक दे देंगे 20,000 रुपीज़ का। तो आप क्या कर सकते हो? इस चेक को बैंक में जाके दे सकते हो और इस चेक के थ्रू उनके, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो, उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये कहलाती है चेक फैसिलिटी। ठीक है, अब देखो चेक फैसिलिटी का क्या मतलब पॉजिटिव वो है, क्राइटेरिया है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि चेक फैसिलिटीज़ में आप क्या कर सकते हो कि आप किसी को भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। यानी अभी मिस्टर ए ने 30,000 रुपये का ट्रांसफ़र किया मिस्टर बी के अकाउंट में, या फिर आपने अपनी सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई 20,000, तो क्या इसमें कहीं आपने कैश का इन्वॉल्वमेंट किया? नो, विदाउट यूज़ ऑफ कैश आपने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसीलिए यही एक इसकी अच्छी चीज़ है कि आप कैश को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, करते इनडायरेक्टली भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो हम काफ़ी चेक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ चेक का। वैसे तो मोस्टली बच्चों ने देखा होगा चेक का फॉर्मेट, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। चेक क्या है? एक पेपर का पीस होता है जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बैंक का नाम कि किस बैंक के लिए है ये चेक, यानी किस बैंक के अकाउंट से ये जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टाइप्स दे रखे होते हैं कि किस टाइप का आपका चेक है। तो ये जैसे अकाउंट पेई चेक है, अकाउंट पेई का मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है वो इससे कर सकता है, पेमेंट करा सकता है। फिर यहाँ पे जिस भी पर्सन के लिए चेक आपको डालना है उस पर्सन का नाम आता है, यहाँ पे कितने रुपीज़ का आपको चेक देना है वो नाम आता है, वो अमाउंट आता है। एक बार आपका वर्ड्स में आता है, एक बार आपका नंबर्स में आता है। ठीक है, यहाँ डेट आती है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है, कुछ और डिटेल्स होती हैं बैंक की, और साइन भी होता है। ठीक है, उस पर्सन का जिसने आपको चेक दिया है। तो इस तरीके से ये चेक का फॉर्मेट हो गया। तो इस चेक के फॉर्मेट के थ्रू क्या हो सकता है कि आप जो है इस चेक के थ्रू मनी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने अकाउंट में, और आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन था इससे रिलेटेड वो हमारा आज कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हमने डिस्कस किया करेंसी के बारे में, करेंसी क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें करेंसी में आती हैं, कौन उनको इश्यू करता है, क्यों हम करेंसी को लीगल मानते हैं। उसके बाद हमने डिपॉजिट्स विद बैंक के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे हम डिपॉजिट करते हैं, किस तरीके से, कितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है डिपॉजिट करने का, और फिर कैसे हम मनी विड्रॉ करते हैं, और चेक के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आई हो। सो अगर आपको समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए भी शेयर कीजिएगा।
ठीक है। अगर आपका सिलेबस मतलब कोई इस सिलेबस से रिलेटेड नहीं है उसको भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अदर जो पार्ट्स हैं आगे वाले फ्यूचर पार्ट्स भी आपको ईजिली मिल सकें। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।